हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चे, आज हम क्लास 7th की हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये इसका चैप्टर 1 है, ठीक है। और ये क्लास 7th के स्टूडेंट्स के साथ साथ में उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो सीटेट, केवीएस या एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो चाहे क्लास 7th के स्टूडेंट्स हों या जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो चलिए हम अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ठीक है, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल, मतलब जांच, है ना। 1000 वर्ष के दौरान जो भी चेंजेस आए, है ना, उसके बारे में उसकी जांच पड़ताल। तो यहाँ हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए। चलिए, take a look at maps 1 and 2. Map 1 was made in 1154 CE, है ना। CE का मतलब मैंने आपको बताया था, कॉमन एरा, by the Arab geographer Al-Idrisi. The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. Map 2 was made in the 1720s by a French cartographer. जो कार्टोग्राफर का मतलब होता है जो मानचित्र बनाते हैं, ठीक है। मानचित्रकार को इंग्लिश में कार्टोग्राफर बोलते हैं। The two maps were quite different even though they are of the same area. तो चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए, मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। तो आइए सबसे पहले हम मानचित्र देख लेते हैं, ठीक है। जो मैप है हमारा, मैप नंबर 1 और मैप नंबर 2, हम सबसे पहले इसे देख लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये है आपका 1, मैप नंबर 1, ठीक है। मैप नंबर 1 है, ये बनाया था अल इद्रिसी ने, ठीक है। जो अरब जियोग्राफर थे अल इद्रिसी, उन्होंने ये मैप बनाया था। और आइए अब हम सेकंड मैप भी देख लेते हैं। एक सेकंड बच्चों, ये देखिए, ये है आपका सेकंड मैप, ठीक है। ये जो फ्रांस के जो कार्टोग्राफर थे, उन्होंने ये मैप बनाया था, ठीक है। तो ये 2 मैप आपने देखे, ये आपके पास बुक होगी तो आप उसमें भी देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपको इसमें क्लियर ना दिख रहा हो, तो आप अपने पास आपकी बुक होगी, आप उसमें भी इन दोनों मैप को देखिएगा, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं कि इनके बारे में हमें क्या बताया जा रहा है। देखिए, मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में, है ना, 1154 में बनाया। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। यह भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है, ठीक है। मैप 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनवाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। जैसा कि अभी आप लोगों ने मैप में देखा ही है, और आप अपने घर में भी देखिएगा, अपने बुक में देखिएगा कि दोनों जो मैप बने हुए हैं बच्चों, ये एक ही इलाके के बारे में बने हुए हैं, एक ही इलाके को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कितना अंतर है, ठीक है। तो बेसिकली जो कहने का मतलब ये है कि जो अल इद्रिसी थे, इन्होंने 1154 में क्या किया था, एक विश्व का मानचित्र बनाया था, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का एक मानचित्र बनाया था, जिसमें कि उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को भी दिखाया था बच्चों, ठीक है। और इस मानचित्र में क्या चेंजेस थे, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, इन अल इद्रिसी मैप साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज द आइसलैंड एट द टॉप। प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड देर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन यूपी, स्पेल्ड इन द मैप एज कन्नौज। मैप 2, ठीक है। मैप 2 वॉज मेड नियरली 600 years आफ्टर मैप 1, during which time information about the subcontinent had changed considerably. This map seems more familiar to us
and the coastal area in particular area surprisingly detailed. This map was used by European sailors and merchants on their voyages. ठीक है, सी चैप्टर 6, इसको हम चैप्टर 6 में देखेंगे। तो आइए अब इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। ठीक है, जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। कन्नौज जानते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा। अब देखिए, मैप 2 पहले मैप के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। जो मैप 2 बनाया गया, जो फ्रांसीसी जो मानचित्रकार थे, उन्होंने कब बनाया था? फर्स्ट मैप के बनने के 600 ईयर्स एगो, मतलब आफ्टर 600 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 600 ईयर्स, तो 600 वर्ष के बाद जो है मैप 2 को बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारे में बारीकी से ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के जो नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इसी नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। जो मैप 2 बना हुआ है, उसी नक्शे का जो यूज़ है, वो जो यूरोप के जो नाविक थे, जो सेलर थे और जो मर्चेंट्स थे, वो उसी मैप का यूज़ किया करते थे। जैसा कि आप लोगों को मैंने मैप दिखाया, तो आपको उसमें देख करके आपको खुद ही फील हो गया होगा कि मैप 2 जो है वो हमारा आज का जो इंडिया का मैप है उससे काफ़ी सिमिलर है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा बच्चों कि जो अल इद्रिसी थे, जब उन्होंने 1154 में एक विश्व का मानचित्र बनाया। ठीक है, एक वर्ल्ड का मानचित्र बनाया, जिसमें कि उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को भी दिखाया। इस मानचित्र में श्रीलंका को क्या किया? उन्होंने भारत से ऊपर दिखाया है। ठीक है, और जो दक्षिण भारत है उसको उत्तर भारत के स्थान पर दिखाया है। ठीक है ना। तो और उसमें क्या है कि मानचित्र में जो जगहों के नाम हैं वो अरबी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, और जो फ्रांस के जो फ्रांसीसी मानचित्रकार थे, उन्होंने भी एक भारत का नक्शा बनाया। और ये कब बनाया? जो फर्स्ट मैप बनाया गया उसके 600 साल बाद बनाया। ठीक है, फर्स्ट मैप के 600 साल बाद जो सेकंड मैप, जो कि फ्रांसीसी मानचित्रकार थे, उनके द्वारा बनाया गया। और ये हमारा जो आज का जो इंडिया का मानचित्र है उससे काफ़ी सिमिलर है ना। आपको देख के खुद ही फील हो गया होगा कि ये, इसे आप पहचान गए होंगे। जो पहला मानचित्र मैंने आपको दिखाया उसको आप रिकॉग्नाइज करने में आपको भी परेशानी हुई होगी, लेकिन जो सेकंड मानचित्र है उसको देख करके आप पहचान जाएंगे। आप बता सकते हैं कि हाँ, ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। इक्वली इम्पॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन द 2 periods. When historians read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. अब देखिए, इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग का मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि चेंजेस आ गए ना। आप देखिए, जो भी इतिहासकार हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो जब लिखते हैं, इतिहासकार जब लिखते हैं, इतिहास लिखते हैं, तो उनको हर चीज़ का बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब वो दस्तावेज, जो भी डॉक्यूमेंट्स और नक्शे देखते हैं, तो उनमें काफ़ी चेंजेस आ गए ना। आपने देखा कि जो पहला नक्शा है वो किस तरीके का था और 600 साल के बाद जो नक्शा बनाया गया वो किस तरीके से था। तो उनको बहुत ही बारीकी से उन्हें समझना होता है और उस पर बहुत बारीकी से उनकी पृष्ठभूमियों पर, ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों पर ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं
क्या है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, नई और पुरानी शब्दावली। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विथ टाइम्स, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। हिस्टोरिकल records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary. The meaning of the words also change over time. ठीक है, अब आइए इसको समझते हैं। देखिए क्या है कि अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, है ना। ऐतिहासिक जो अभिलेख मिले हैं वो कई तरह की भाषाओं में मिले हैं। ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए आप एक देखिए यहाँ पर दिया है कि जो ऐतिहासिक अभिलेख जो हमें मिलते हैं वो उनमें भी क्या है कि वो हमें बहुत सारी भाषाओं में मिले हुए हैं, है ना। और इसमें भी काफ़ी बदलाव है, समय के साथ साथ जो भाषाएं हैं उनमें भी बहुत बदलाव हुआ है। तो आइए अब इसको समझते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का बदलाव हुआ है। तो इसके लिए एक एग्जांपल है कि मध्य युग की फारसी, जो आपकी मध्य युग की जो फारसी है बच्चों, वो आधुनिक जो फारसी है भाषा उससे बहुत भिन्न है, ठीक है। जो मेडिवल टाइम का जो पर्शियन लैंग्वेज है वो मॉडर्न टाइम में जो पर्शियन लैंग्वेज है उससे अलग है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं, ठीक है। समय के साथ साथ शब्दों के, एक ही शब्द का हो सकता है कि जो शब्द का जो मीनिंग मेडिवल इंडिया में रहा, मेडिवल टाइम में रहा हो बच्चों, उसका जो है मॉडर्न टाइम में उसका अर्थ बदल गया हो, ठीक है। तो आइए इसको भी एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। देखिए अब यहाँ क्या दिया है, टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। समझते हैं ना, हिंदुस्तान कोई बोलता है, हम अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं ना। हिंदुस्तान का मतलब हम क्या समझते हैं, इंडिया से। द मॉडर्न नेशन स्टेट, व्हेन द टर्म वॉज यूज्ड इन द 13th century बाई मिन्हाजे सिराज। अब देखिए ये जो मिन्हाजे सिराज, ये सबसे पहले जो हिंदुस्तान वर्ड है, हिंदुस्तान वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था, मिन्हाजे सिराज ने। जो भी सीटेट वाले जो बच्चे हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या केवीएस वगैरह की जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि सबसे पहले हिंदुस्तान जो शब्द है इसका इस्तेमाल मिन्हाजे सिराज ने किया था, ठीक है। चलिए, अ क्रॉनिकलर who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna. He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultan. ठीक है, देखिए जो हिंदुस्तान वर्ड जो मिन्हाजे सिराज ने यूज़ किया था वो किस सेंस में किया था। हमारे लिए आज हिंदुस्तान का मतलब है पूरा भारत, संपूर्ण भारत, जिसमें कि उत्तर से लेके दक्षिण, पूर्व से लेके पश्चिम तक जितने भी स्टेट हैं हमारे, वो पूरा मिला करके हिंदुस्तान है। लेकिन जब इस हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट टाइम, जब मिन्हाजे सिराज ने किया था, तो उस समय इसका क्या सेंस था। तो आइए अब इसको समझ लेते हैं। देखिए उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्रीय राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, है ना। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार, ठीक है, 13th century में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाजे सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, याद रखिएगा कि हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग मिन्हाजे सिराज ने किया था। तो उसका आशय क्या था, उसका आशय था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था, ठीक है। पंजाब से, हरियाणा से और गंगा यमुना के बीच में जो इलाके स्थित थे उनसे था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में
उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो इलाके जो हैं बच्चों दिल्ली सुल्तान के अंतर्गत आते थे। ठीक है, आइए देखिए, जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। जैसे जैसे जो दिल्ली के जो सुल्तान हैं, जब सल्तनत का विस्तार किया उन लोगों ने, तो जिस तरीके से जैसे जैसे वो सल्तनत का वो विस्तार करते गए, तो वैसे वैसे इसके जो हिंदुस्तान शब्द जो है उसका क्षेत्र भी बढ़ता गया। ठीक है, लेकिन फिर भी जो दक्षिण भारत है बच्चों, उस समय मेडिवल टाइम का ये बात हो रहा है, उस समय जो दक्षिण भारत था बच्चों, वो हिंदुस्तान में नहीं आता था, उसे हिंदुस्तान नहीं कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है यहाँ देखते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट, इन द अर्ली 16th century बाबर यूज्ड हिंदुस्तान to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent। ठीक है, अब देखिए बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया है, और किस सेंस में किया है। बाबर मुगल एम्परर था जिसने कि मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, है ना। चलिए इसके बारे में आप आगे पढ़िएगा। As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind, while the idea of a geographical and cultural entity like India and exists, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today। अब देखिए 16वीं सदी के आरंभ में, ठीक है, 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, देखिए बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, और उसका किस तरीके का सेंस था इस हिंदुस्तान शब्द का यूज़ करने में, इसको समझते हैं। तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, ठीक है, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। क्यों किया हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बाबर ने, बताइए। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बाबर ने क्यों किया। ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, हमारा सब कॉन्टिनेंट था, उपमहाद्वीप, इसके जो भूगोल, इसका जियोग्राफिकल जो फीचर था उसको डिस्क्राइब करने के लिए, पशु पक्षी जो यहाँ पर थे वो, और जो यहाँ के निवासी थे उनकी जो संस्कृति थी उस समय, उन सबको डिस्क्राइब करने के लिए बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा बच्चों। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था। अब देखिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, मिन्हाजे सिराज ने। ठीक है, और उसी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो है फिर बाद में बाबर ने भी किया। अब यहाँ देखिए हिंद शब्द दिया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, काफ़ी बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हिंद शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था, अमीर खुसरो ने। ठीक है, चलिए, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार जो हमने पढ़ा उसको एक बार फिर से थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो है बच्चों, वो जो 13वीं सदी के फारसी इतिहासकार थे मिन्हाजे सिराज ने उन इलाकों के लिए किया था जो दिल्ली सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सल्तनत काल में हिंदुस्तान की परिभाषा में दक्षिण भारत शामिल नहीं था। ठीक है, तो इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके अधिकार क्षेत्र में दक्षिण भारत भी नहीं था। ठीक है, फिर 16वीं सदी में बाबर ने इस शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों के संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। इस तरह मध्यकाल में हिंदुस्तान को
भौगोलिक सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। अर्थात उस समय जो हिंदुस्तान शब्द है उससे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े हुए थे, जो हम आज जोड़ते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए, historians today have to be careful about the terms they use because they mean different things in the past. Take for example a simple term like foreigner. It is used today to mean someone who is not an Indian. In the medieval period, a foreigner was any stranger, ठीक है, who appeared say in a given village, someone who was not a part of that society and culture. In Hindi, the term Pardesi might be used to describe such a person, and in Persian, Ajnabi. ठीक है, जो फॉरेनर्स होते हैं उसको फारसी में अजनबी कहते हैं, हिंदी में परदेसी कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जब मेडिवल टाइम था उस टाइम पे फॉरेनर्स का क्या मतलब होता था। आज के समय में बच्चों आपको पता है कि अगर हम फॉरेनर बोलते हैं कि फॉरेनर्स हैं, हम बोलते हैं ना कि फॉरेनर्स हमारे इंडिया में विजिट करने आए, तो हमारे लिए इसका क्या मतलब हुआ कि फॉरेनर मतलब जो हमारे कंट्री में नहीं रहते हैं, है ना, हमारी पूरी इंडिया के किसी भी पार्ट से बिलोंग नहीं करते हैं, वो आउट ऑफ कंट्री हैं, है ना, जो बाहर से आते हैं उन्हें हम फॉरेनर्स कहते हैं। लेकिन जब मेडिवल टाइम था उस टाइम पे फॉरेनर का क्या मतलब होता था, आइए इसको अब हम समझते हैं। देखिए, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकार को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि इतिहासकार जब इतिहास लिखते हैं तो उनको बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है ना, क्योंकि जो चीज़ें अतीत में जो शब्द यूज़ किया जाता था, हो सकता है कि उसका अतीत में जो मीनिंग हो वो आज के समय में उसका जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो टोटली चेंज हो गया हो। ठीक है, तो इसीलिए जो इतिहासकार है उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ता है अपने जब वो इतिहास लिखते हैं। अब आइए इसको एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लेते हैं, बहुत एक सिंपल वर्ड फॉरेनर, इसी से हम समझते हैं। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो, है ना। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। समझे कि जो मेडिवल टाइम था उस टाइम पे किसी भी गांव में, कोई भी गांव में, अगर उस गांव से बाहर का कोई व्यक्ति आता था उसके गांव में, किसी भी गांव में, जो कि उसके गांव के समाज का, उनकी संस्कृति का पार्ट नहीं होता था, तो उसे उस समय विदेशी कहा जाता था। आज आप अपने गांव में जाएंगे तो कोई आपको कहेगा कि आप विदेशी हैं? नहीं कहेगा, ठीक है, हम इंडियन हैं। लेकिन उस टाइम पे, मेडिवल टाइम पे, मध्य युग में क्या होता था कि अगर आप किसी दूसरे गांव में जाते हैं तो वहाँ के लोगों के लिए आप एक फॉरेनर ही होते थे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी तथा फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। ठीक है, हिंदी में क्या? परदेसी, जो पराये देश से हो, और अजनबी। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। ठीक है, मतलब कि एक गांव में चाहे कोई व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, वो सब एक ही कहलाते थे। ठीक है, वो अपने आप को कहेंगे कि हम लोग एक ही देश के हैं। वो अपने एक एक छोटे छोटे गांव को, अपने स्टेट को, ठीक है, अपने छोटे छोटे जो प्रांतों में बटा हुआ था ना पहले, आप आगे पढ़िएगा,
तो इनको ही वो अपना देश मानते थे। ठीक है, पूरी इंडिया जो कंट्री हम आज कहते हैं, पूरी इंडिया को, ये कंट्री, पूरी इंडिया कंट्री एक कंबाइंड कंट्री ये नहीं थी। अलग अलग छोटे छोटे सभी ने अपनी अपनी कंट्री बना रखी थी, देश, सभी अपने अपने पार्ट को अपना अपना देश बोलते थे। ठीक है, तो चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करते हों, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों, लेकिन अगर वो एक ही गांव में रहते हैं तो वह विदेशी नहीं होते थे। लेकिन अगर कोई बाहर गांव वाला व्यक्ति उनके गांव में अगर आता था तो ये माना जाता था कि वो विदेशी है, वो फॉरेनर है, उसे एज अ फॉरेनर देखा जाता था। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को कि मध्यकाल में जो है विदेशी शब्द का प्रयोग गांव से आने वाले किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो किया जाता था। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अभी तक हमने जो भी यहाँ पे पढ़ा इसके बारे में आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। कि जो हमने दो मैप देखे हैं ना, एक अल इद्रिसी का बनाया हुआ था और एक फ्रांसीसी मानचित्रकार उनका बनाया हुआ मैप देखा हमने। दोनों मैप में क्या डिफरेंस है ये भी देखा हमने। जो अल इद्रिसी ने जो एक वर्ल्ड मैप बनाया था उसमें उन्होंने क्या किया था, भारत को भी दर्शाया था। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने भारत को भी दर्शाया था और उसमें उन्होंने क्या किया था कि श्रीलंका को भारत से ऊपर दिखा दिया था। ठीक है, और दक्षिण भारत को क्या किया था, दक्षिण भारत को कहाँ लोकेट किया था, जहाँ आज हम नॉर्थ इंडिया को देखते हैं वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, साउथ इंडिया को लोकेट किया था। ठीक है, और जो मानचित्र पे जो जगहों के जो नाम लिखे हुए हैं वो किस लैंग्वेज में थे, वो पर्शियन लैंग्वेज में थे। ठीक है ना, अरबी भाषा में लिखे हुए थे। और जो फ्रांसीसी मानचित्रकार थे उन्होंने जब 600 साल बाद जब दूसरा मानचित्र बनाया, ठीक है, एक्चुअली उन्होंने एक एटलस तैयार किया था। जो फ्रांसीसी मानचित्रकार है बच्चों, उन्होंने एक एटलस तैयार किया था। उस एटलस में उन्होंने इंडिया का मैप बनाया था। ठीक है, तो वो जो मैप है वो उस मैप से हम काफ़ी फेमिलियर हैं क्योंकि उनका जो बनाया हुआ मानचित्र है वो मैप आज के मैप के जो इंडिया का मैप है उससे बहुत ही सिमिलर है। आप उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और उनके क्या खूबी थी उनके मैप में कि उन्होंने जो भारत के जो तटीय इलाके थे बच्चों उसका बहुत ही बारीकी से ब्यौरा दिया था। ठीक है, और इसका क्या करते थे कि जो यूरोप के जो सेलर थे और यूरोप के जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, वो जब अपनी समुद्री यात्रा करते थे तो उस समय क्या करते थे, वो यही मैप जो फ्रांसीसी मानचित्रकार ने जो मैप बनाया था उसी का इस्तेमाल करके वे अपनी समुद्री यात्रा किया करते थे। ठीक है, और आगे हमने क्या पढ़ा कि जो मिनहाज सिराज, ठीक है ना, मिनहाज सिराज ने 13वीं सदी में क्या किया था, हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। और जो उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया वो किस सेंस में किया था, उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते थे, उसमें जस्ट वही क्षेत्र आते थे पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो क्षेत्र आते थे और जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो भी क्षेत्र आते थे उसी क्षेत्र को उन्होंने हिंदुस्तान कहा था। ठीक है, और हिंद शब्द का प्रयोग किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है ना, अब आगे हमने क्या पढ़ा कि जब कैसे शब्दों के भी अर्थ जो है वो चेंज हो जाते हैं, एक ही शब्द के जो है अर्थ किस तरीके से चेंज होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा कि मेडिवल टाइम में फॉरेनर्स का क्या मीनिंग होता था और आज के टाइम में फॉरेनर्स का क्या मीनिंग होता है। तो मेडिवल से लेके मॉडर्न टाइम के बीच में किस तरीके से एक सिंपल वर्ड फॉरेनर के बीच में किस तरीके से चेंज आया ये हमने यहाँ पर पढ़ा और समझा। ठीक है ना, तो चलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर में जहाँ तक अभी मैंने पढ़ाया वहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे अब हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। ठीक है, जो इतिहासकार हैं और उनके जो जितने भी सोर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, इसको पढ़िए, इसको समझिए। ठीक है, इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, क्योंकि आराम से आप जब देखेंगे वीडियो को, इसको सुनेंगे, समझेंगे, किताब को भी साथ साथ में पढ़ेंगे तो आपको ये जो मैंने आपको बताया ये आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, और फिर भी यदि कोई भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई
तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसको क्लियर करूँगी। ठीक है, किसी को भी अगर इस थोड़ा सा भी कहीं डाउट होता है कि नहीं मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।